हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से थिंक सेंगविन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अब जो है ब्लैक बुक का जो ये 500 क्वेश्चन का सीरीज है, इसका पीडीएफ बन चुका है और आज की इस वीडियो में हम 100 प्लस क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों विथ डिटेल एनालिसिस। मतलब केवल पढ़ लेना ही नहीं होता है, सब कुछ डिटेल एनालिसिस कीजिएगा तो आपका बहुत दोस्तों ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम लोग उल्टा सीक्वेंस में चलेंगे, सबसे पहले 500 करेंगे, तब 499 करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन के पैटर्न को समझते जाएंगे। ठीक है, बिना समय गवाए हुए इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कैसे। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसका आंसर भी है, पहले इसको समझाएंगे। उसके बाद इसका डिटेलिंग करेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे क्या क्या कंसेप्ट और सीखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है सबसे पहला 500 नंबर का, यह है 1 बाइट किसके बराबर होता है। दोस्तों 1 बाइट बराबर होता है 8 बाइट्स के। ये दोस्तों 4 बार रिपीटेड है। चलिए इससे संबंधित कुछ आपको जानकारी हम लेकर दे देते हैं ताकि आप उसे कॉपी में नोट कर सकें। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो 1 बाइट होता है या आप MB GB का नाम जो सुनते हैं, जो नेट आप चलाते हैं, ये सब कंप्यूटर का लैंग्वेज है। ठीक है, और दोस्तों 1 MB जिसको नहीं कहते कि 5 MB पर सेकेंड दे रहा है नेट, तो 1 MB बराबर होता है दोस्तों 1024 KB। इन फ्यूचर पूछ सकता है तो आपको नोट भी करना है। 1 MB किसके बराबर होता है? 1024 KB का। 1 GB बराबर दोस्तों होता है 1024 MB। ठीक है, याद रहेगा ये बात। 1 GB किसके बराबर होता है? 1024 MB का। ठीक है, और 1 TB यानी GB मतलब होता है गीगाबाइट, और 1 TB जो होता है वो 1000 दोस्तों आपका GB के बराबर होता है। ठीक है, और आप देखे भी होंगे कंप्यूटर का जो रोम होता है, इनसाइड मेमोरी होता है, वो 1 TB का होता है दोस्तों। ठीक है, और 1 PB जो होता है वो 1024 TB होता है। तो आप हमें बताइए कि PB किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानकारी कुछ दिमाग में रखना है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, मतलब कंप्यूटर मेमोरी कौन सा ऐसे मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल होता है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, डिटेल पढ़ाऊंगा। वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, ये जो मेमोरी, और उसके बाद नॉन वोलेटाइल, ये दोनों क्या होता है। देखिए एक बात मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये वॉलेटाइल का मतलब होता है दो दोस्तों कि संपर्क टूटे तो इसमें से सारा डाटा निकल जाए। मतलब क्या कि दिस टाइप ऑफ मेमोरी लूजेज ऑल ऑफ इट्स डाटा व्हेन पावर सोर्स इज टर्न ऑफ। यानी कि जब आप पावर सोर्स को टर्न ऑफ कर देंगे तो जो भी आप इसमें काम किए होंगे वो सारा का सारा काम दोस्तों आपका क्या होगा, मतलब इरेज हो जाएगा, लूज हो जाएगा। इसका सटीक एग्जाम्पल दोस्तों है रैम। ओके, रैम के वजह से ऐप चलता है, ऐप को चलाइएगा, जो आप चलाइएगा फिर खोलिएगा तो वो फिर से हट जाएगा, वो सेम डाटा आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, स्विच ऑफ करने के बाद। और दोस्तों आपका ये किस पे अप्लाई होता है? ये वोलेटाइल पे। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर आप पावर ऑफ भी कर दे तो वो सारा का सारा डाटा अपने पास रखता है। ठीक है, इसका सबसे एग्जाम्पल बड़ा है USB। उसमें आप पावर ऑफ कीजिए या ऑन करके किसी भी डिवाइस में लगाइए, उस अपने पास रखेगा डाटा। ठीक है, हार्ड डिस्क जो हो गया आपके पास, जो भी हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, अलग से कंप्यूटर में लगाते हैं वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों USB हो गया। ठीक है, ये सारे का सॉरी अभी माफ कीजिए, USB दिए थे एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कभी कि इसमें से कौन सा जो है नॉन वोलेटाइल डाटा है, तो आपको उसमें से USB या हार्ड डिस्क में टिक लगाना है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, मतलब कौन सा कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल है। तो आपका रोम, रोम इंटरनल स्पेस होता है। ठीक है, जैसे आप 1 TB 1 GB जो पढ़े थे, ठीक है, वो क्या है आपका नॉन वोलेटाइल है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डाटा उसमें सेव रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इज यूज एज अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी मतलब प्राथमिक मेमोरी कौन किसके यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसका नाम है रैम। ठीक है, देखिए रोम और रैम में अंतर होता है। आप नहीं कहते मोबाइल में 4 GB रैम है, इसका मतलब ये रैम हुआ। ठीक है, और ये इस श्रेणी में आता है, ये वोलेटाइल मेमोरी है। और रोम का मतलब जो इंटरनल स्पेस है। ठीक है, देखिए ये प्रभावित हो जाएगा तो आपका मोबाइल डिवाइस जो है स्लो चलेगा। ठीक है, ओके, ये आपके डिवाइस की मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसका नाम है क्या? रैम। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि सर ये प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। देखिए जो मैं आपको थोड़ा डिटेल जानकारी मैं आपको देता हूँ, इसलिए मैंने बोला था ना कि डिटेल वीडियो होगा। देखिए प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कोई भी कंप्यूटर में क्या होता है, आप लिखिएगा प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, देखिए कोई भी कंप्यूटर में ना इसको मेन मेमोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेन। ठीक है, मुख्य रूप से ये काम करता है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, और इस मेमोरी में आप ध्यान रखिएगा जो भी डाटा अगर आप पावर ऑफ कर देंगे, जो भी डाटा है इसमें वो सारे के सारे आपके लूज हो जाएंगे। ठीक है,
ओके। और ये कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी होता है, ये कंप्यूटर कितना फास्ट चलेगा वो यही डिफाइन करता है। देखिए किसी भी कंप्यूटर का देखिए, अगर रैम 4 GB है तो उसमें लाइव लेने में दिक्कत होता है, अगर रैम 8 GB है या 16 GB है तो बहुत ही भन्नाट लाइव चलता है, रुकता नहीं है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, कि मतलब जो है सेकेंडरी मेमोरी में कौन आता है, तो आपका HDD आ जाएगा, FDD आ जाएगा, DVD पेन ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी में आएगा, जो कि सेकेंडरी नाम है तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 497 नंबर, कह रहा है कि इन कंप्यूटर डाटा इज स्टोर इन विच फॉर्म। देखिए कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करते किस फॉर्म में, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। आप पढ़े होंगे क्लास 12th में बाइनरी 1001, ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर रहता है, ठीक है। 4 बार रिपीट हुआ, सब क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। द गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय कौन सा गैस निकलता है, तो आपको पता है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। तो जो गैस निकलता है वो आपका ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो आपका क्लोरोफिल होता है, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल में क्या होता है। दोस्तों क्लोरोफिल एक चीज़, एक दोस्तों एलिमेंट कंटेन करता है, उसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 12। तो बताइए मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है। और दोस्तों मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाय विच प्रोसेस वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। देखिए वाटर जो है मतलब पत्तियों से बाहर किस रूप में आता है, ठीक है, मतलब वेपर के रूप में आता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि जो पानी आता है पत्तियों से बाहर एक मतलब वाष्प के रूप में, वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ट्रांसपायरेशन क्या होता है। पौधे में लगभग पानी लॉस्ट हो जाता है 97 से 99%, ठीक है। ओके, और ये एक फिजियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें पानी को लूज किया जाता है। स्टोमाटा जो लीव में होता है उसके थ्रू वाटर वेपर से निकलता है, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, याद रखना पड़ेगा आपको। अगला है नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, बहुत सटीक क्वेश्चन है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन मैन इज 80 से 100 mg दोस्तों होता है, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, इसको देखिए जब आपको लगेगा कि आपको बहुत ज़्यादा आपके शरीर में शुगर बढ़ गया है तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सह कर डाइट लेकर आप मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 8 से 10 घंटा का फास्टिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें उसके बाद आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा और आपके उसके बाद शुगर का लेवल पता चलेगा। अगर आपको शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से डायबिटीज़ होता है, क्या इसका रीज़न है दोस्तों, ठीक है। देखिए जब आपके डायबिटीज़ क्या होता है, ये इसी संबंधित है नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। पहले ये समझा देता हूँ तब डायबिटीज़ को आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट एक प्रकार का होता है, ठीक है। बेसिकली ये आपका नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर जो एक प्रकार का टेस्ट होता है, इसको हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये क्या होता है, ये बेसिकली एक प्रकार का क्या होता है आपका मतलब ग्लूकोज टेस्ट होता है शरीर में, मतलब ग्लूकोज का लेवल क्या है 8 से 10 घंटा सहने के बाद आपके शरीर में उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पर ये है कि फास्टिंग ब्लड जो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट है ये क्यों किया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका करने का एक रीज़न है, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात कि आप में अगर बहुत ज़्यादा शुगर की मात्रा बढ़ेगा तब आप ये टेस्ट कराएंगे, ठीक है। और दोस्तों एक बात और समझने लायक है, ठीक है, कि मतलब क्या होता है हमारे शरीर में, अगर मान लीजिए हम लोगों को डायबिटीज़ अगर डायबिटीज़ होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है। और दोस्तों इंसुलिन कम मात्रा में अगर आपके शरीर में रिलीज होने लगेगा अंदर में, पेट के अंदर में, तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये चेक कैसे किया जाता है, ठीक है, और कैसे हम कह सकते हैं कि कोई इंसान स्वस्थ है यानी कि उसको डायबिटीज़ नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी इंसान है, ठीक है, अगर उसका दोस्तों जो ब्लड का शुगर लेवल है, ठीक है, वो आपका अगर मान लीजिए लेस देन कितना है 100 mg पर DL है, ठीक है, 100 mg पर DL है, ठीक है। तो दोस्तों उस स्थिति में जो इंसान है उसका टेस्ट अगर हुआ है, ठीक है, तो उस इंसान का नॉर्मल है, ठीक है, वो डायबिटिक नहीं है, नो डायबिटीज़ उसको है, ठीक है। अगर किसी भी इंसान का 100 mg से पार कर जाता है पर DL में, ठीक है, या 125 आपका mg पर DL होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डायबिटिक फेस में है, ठीक है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा फेस होता है, तो 100 से जैसे ही बढ़ता है और 125 के अंदर में रहता है किसी इंसान को, समझिए उसको डायबिटीज़ हो सकता है, यानी प्री डायबिटिक है वो, ठीक है। और जैसे ही 126 mg मेज़र हो जाता है पर DL, उसमें समझ लीजिए कि उसको डायबिटीज़ है। ओके, तो डायबिटीज़ है तो वो डॉक्टर से अक्सर मिलते रहता है, ठीक है, कि भाई डायबिटीज़ का क्या इलाज है, मतलब उसको मतलब चीनी उनी खाने से बहुत रोका जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर दो चार चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैंने ये डिटेलिंग किया है तो आपको डिटेलिंग में तो चीज़ें समझाऊंगा भी, ठीक है। अच्छा, आप हमें बताइए जो mg और dla क्या है, अगर आप जानकारी में है तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से हमारे शरीर में इंसुलिन प्रभावित करता है, ठीक है, शरीर को। देखिए, अब एक बात मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इंसुलिन जो है एक प्रकार का ये क्या होता है, हार्मोन होता है, ठीक है। जिससे डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज रिलीज करता है। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन कौन रिलीज करता है, पेनक्रियाज रिलीज करता है, ठीक है। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि पेनक्रियाज क्या होता है दोस्तों, एक येलोइस कलर का क्या होता है आपका, मतलब एक प्रकार का हमारे शरीर का पार्टी है, ठीक है। और ये आपकी स्टोमिक और ड्यूडेनम के बीच में होता है, ठीक है। और पेनक्रियाज को एक्सोक्राइन प्लस इंडोक्राइन दोनों कहा गया है ग्रंथि, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसमें जो एक्सोक्राइन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वो क्या करता है, वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और जो कि दोस्तों डाइजेशन में हम लोगों को मदद करता है, ठीक है। ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें पेनक्रियाज जबकि पी शेप में कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें एक आइसलेट ऑफ लेंगरहैंस होता है, एक फूल की आकृति में, ठीक है दोस्तों। वो क्या करता है, दो प्रकार के उसमें जो सेल होते हैं, ठीक है, वो आपका एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। और रिलीज करने के लिए अल्फा करता है ग्लूकागोन और बीटा इंसुलिन करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन दोस्तों क्या करता है, इस मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोगन में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइकोगन लीवर में रहता है स्टोर, ठीक है। ओके, और आपको पता है ग्लूकोज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोटे तौर पे बात अगर मैं करूँ तो आप पूछेगा सर इंसुलिन का खोज मतलब एक देखिए, सबसे पहले जो ह्यूमन इंसुलिन था वो मतलब लोगों को जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, दिया गया जाएगा, वो डिस्कवर किया गया था, वो डिस्कवर किया गया था ह्यूमन इंसुलिन जो है वो फ्रेडरिक फ्रेडरिक दोस्तों बेंटिंग उनका नाम था, जिन्होंने ह्यूमन इंसुलिन को डिस्कवर किया था। दो और वैज्ञानिक थे, ठीक है। और ये जो है सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन फर्स्ट बार यूज हुआ डायबिटीज़ में, वो 11 जनवरी 1922 को यूज हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंसुलिन को कौन रिलीज करता है, तो याद रखिएगा पेनक्रियाज रिलीज करता है, ठीक है। एक प्रकार का इंसुलिन आपको पता ही है कि ये भी एक प्रकार का मतलब जो है, जिस प्रकार से आप यूँ कह सकते हैं आपका मतलब कोई भी जूस रिलीज होता है उसी प्रकार से ये भी रिलीज होता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बात हम करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्यूटिटरी ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पर होता है दोस्तों। प्यूटिटरी ग्लैंड हमारे दिमाग के मतलब बेस में होता है, मतलब ब्रेन के बेस में होता है। और ये दोस्तों आपका हाइपोथैलेमस के साइड पीछे होता है, ठीक है। तो आपका हाइपोथैलेमस के जब पीछे ये होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यही ग्लैंड जो होता है ग्रोथ हार्मोन वगैरह को इंडिकेट करता है कि तुमको कितना मात्रा में चीज़ों को रीच करना है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर, वो हमारे सामने है। अगला, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट्स के लिए दोस्तों प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर जिसका ब्लड क्लॉटिंग तेज नहीं होता है, घाव मतलब चोट लगने के बाद, वाउंड होने के बाद, तो समझिए कि मतलब प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम है, उसका घाव जल्दी नहीं भरता है, ठीक है। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी 4 बार रिपीटेड है, एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ए पर्सन विद द ब्लड ग्रुप डैश इज कंसिडर टू बी यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। देखिए जो ओ नेगेटिव होता है वो यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, वो किसी को भी रक्त दे सकता है। तो आप हमें बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा और आप किस किस को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, इन 1930 विच साइंटिस्ट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है, सिस्टम। दोस्तों उनका कार्ल लेंस्टीनियर नाम था, ठीक है। और ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आदमी का कितना होता है दोस्तों, वो 120/80 mm मरकरी होता है, ठीक है। HG माने मरकरी। दोस्तों देखिए ये 120 और 80 दोनों अलग अलग मेजरमेंट है, ठीक है। ओके, आपको पता है हमारा दिल 72 बार धड़कता है, 72 बार 120 और 72 बार 80, ठीक है। और दोस्तों इस ब्लड के बारे में, आपको ब्लड प्रेशर के बारे में अगर आप थोड़ा सा खुद से भी पढ़ लेंगे तो बेटर होगा। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोगों का क्या है दोस्तों, 120/80 mmHg। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जितना भी चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ सबका एक एक स्पेशल वीडियो आना चाहिए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, दोस्तों लीवर ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। बताइए सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है दोस्तों, सबसे छोटा। इसके अलावा ये भी बताइए कि हमारे शरीर के सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, ठीक है। डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, जो DPT जो वैक्सीन है वो यंग बेबीज़ को दिया जाता है किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, वूपिंग कप से,
उसके बाद दोस्तों टिटनेस से, उसके बाद डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस से, ठीक है, ये सारी चीज़ों से आपको उसको सेव किया जाता है। तो आपका एक काम करना है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो चीज़ें हैं जैसे कि ये वूपिंग कफ किस कारण से होता है, कौन से ऐसे चीज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, वो आपको खुद से सर्च करना है, ठीक है, और जो मैं बताने वाला हूँ वो बता दूंगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मलेरिया कैन बी क्योर्ड विथ अ ड्रग क्यूनिन, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब एक ड्रग है, एक दवाई है, क्यूनिन का नाम है उसका, मलेरिया उसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो सिनकोना के पेड़ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और सिनकोना का पेड़ दोस्तों पाए, इसको पर चिनकोना न पढ़ना, सिनकोना पढ़ा जाता है, और ये पेड़ दोस्तों आपका पाया जाता है साउथ अमेरिका में, ठीक है। ओके, प्रकार का सर्व है, ये कल्टीवेट भी किया जाता है, ठीक है, और इसका फ्लावर फ्रेग्रेंट होता है, उसी से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मलेरिया और काला अजहर आर काउज्ड बाय, दोस्तों मलेरिया और काला अजहर किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ का, ठीक है। आपको देखिए जोआरिया आपको ऐसा प्रोनाउंस करना है, सेम लग रहा है आपको, ठीक है, तो आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला है जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 482 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कहता है मिनीमाटा जो बीमारी है एक नर्वस डिसऑर्डर यानी कि ब्रेन में होने वाला बीमारी है, ठीक है, जो कि फीस खाने से होता है, ठीक है। वो फीस किस चीज़ से पॉल्यूट होता है, उसमें क्या गंदगी होती है दोस्तों, उस फीस में अगर मरकरी घुल जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मिनीमाटा डिजीज होता है। बिहार में भी बहुत लोगों को ये हुआ था, ठीक है। और ये जब पानी में फीस के साथ फीस कुछ चीज़ मतलब मान लीजिए खा लेता है, जिससे मरकरी उसके पेट में चला जाता है, तो उसके बाद जो लोग खाते हैं तो उसको ये बीमारी हो जाता है मिनीमाटा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये मिनीमाटा डिजीज़ क्या है और कहाँ से ये शुरू हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये एक पॉइजनस डिजीज़ है, ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, ठीक है। और ये डैमेज किसके द्वारा होता है, तो मिथाइल मरकरी के द्वारा होता है, आप मरकरी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मिनीमाटा डिजीज़ है क्या, कहाँ से शुरू हुआ, क्या इसका इतिहास रहा, ठीक है। देखिए ये सबसे पहले ये मिनीमाटा जो सिटी है, ठीक है, या मिनीमाटा आप कहिए, जापान का एक शहर है, ठीक है। और क्या हुआ था, ये 1956 में डिस्कवर हुआ था, क्या चीज़ डिस्कवर हुआ था, मतलब ये मिनीमाटा डिजीज, ठीक है, 1956 में। और क्या हुआ कि एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, मिथाइल मरकरी, जो कि वाटर में रिलीज हो गया, ठीक है, एक केमिकल फैक्ट्री जो था उसके द्वारा, ठीक है, और उसका नाम शायद कोई कॉरपोरेशन करके था, ठीक है। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वही ने क्या किया, रिलीज कर दिया, मतलब पानी में पोल्यूट हो गया। पोल्यूट होने के बाद ये मिनीमाटा डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैलने लगा पानी में, ठीक है। तो एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि सबसे पहले मिनीमाटा डिजीज को ऑब्जर्व किया था, देखा था, ठीक है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, आपको ये आपका जापान था। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कौन सी नदी में इसका जो है मरकरी, मिथाइल मरकरी रिलीज हुआ था, तो शायद मुझे जहाँ तक याद है वो अगानो रिवर कुछ करके बेसिन है, ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वो जापान में है, ठीक है, उससे ये रिलीज हुआ था। मैंने क्या बोला कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल लगा, ठीक है, तो आपको मुझे सपोर्ट करना है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि हम इस तरह का कंप्लीट ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश क्या बोल रहा हूँ बार बार, ब्लैक बुक ऑफ जीके जनरल नॉलेज, ठीक है, उस पर अगर मैं डेली वीडियो डालूँ, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी एक्स्ट्रा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे भी कमेंट में लिखिएगा ताकि मज़ा आ जाए पढ़ने में, ठीक है। तो ये क्या रहा है, विच डिजीज स्प्रेड व्हेन अफेक्टेड पर्सन एक्सट्रैक्ट गेट्स मिक्स विद द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो दोस्तों उसका जो एक्सट्रैक्ट मतलब जो रिलीज करता है एक्सट्रैक्टा होता है, वो मिक्स हो जाता है किसके साथ, ड्रिंकिंग वाटर के साथ, तो वो दोस्तों उससे कॉलरा का बीमारी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि कोई ऐसा चीज़ ना हो कि कोई इंसान अगर मान लीजिए कफ से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, तो आप उसके संपर्क में ना जाए, उसको तुरंत इलाज करवाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ठीक है, वो 480 है, ठीक है। एक है कॉड लीवर ऑयल, और उसके बाद कैरोट सोर्स है किसका, विटामिन ए का सोर्स है, ठीक है, विटामिन ए का सोर्स है ये, और विटामिन ए का साइंटिफिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। और इसके कारण दोस्तों हो जाता है रतौंधी, ठीक है, ध्यान में ये रखना है आपको बात की, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराया था कि ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, यहाँ नीचे था शायद, ठीक है, नहीं नीचे नहीं, यहीं पर भी था किधर से, हाँ, वो क्वेश्चन याद होगा आप लोग को, मतलब जो एक मतलब जो आपका ब्लड क्लॉटिंग वाला था, ध्यान रखिएगा, ब्लड क्लॉटिंग जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है, ठीक है, वो विटामिन के होता है। उस अगर विटामिन के आपके शरीर में बहुत मात्रा में है तो आपका ब्लड क्लॉटिंग तेज़ी से हो जाएगा, और मतलब जो है आपका जो भी वाउंड है वो तेज़ी से भर जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जो प्रोटीन होता है हेयर में, फिंगर नेल में, हुप्स में और हॉर्न्स में, वो मतलब क्या नाम है उस प्रोटीन का, उसका नाम है केराटिन, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, आप लेकिन फिर भी 4 बार रिपीटेड एक बार पढ़ लीजिए। ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज फॉर्म, इंसान के किस पार्ट में, आँख के किस भाग में चित्र बनता है, इमेज बनता है दोस्तों, ये रेटिना,
रेटिना में बनता है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल लैब का ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच क्रोमोसोल कम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलनेस इन मैन, ठीक है। तो देखिए मेलनेस इन मैन जो होता है वो दोस्तों एक्स वाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि चाइल्ड अगर लड़की है तो लड़की के लिए दोस्तों एक्स आएगा, ध्यान रखिएगा। जो क्रोमोसोम कम्बिनेशन होता है अगर एक्स एक्स कंबाइन हुआ तो गर्ल होगी, अगर एक्स वाई कम्बिनेशन हुआ तो दोस्तों बॉय होगा। और एक बात और 23-23 जोड़ा होना चाहिए, 46 अगर इससे ज़्यादा हो गया तो कई सारे मतलब सिंड्रोम हो जाते हैं, कैलीफिंटर, पटाउ, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला है दोस्तों कि विच इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी। फादर ऑफ जियोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों? उनका नाम है अरिस्टोटल, अरस्तु को। अरस्तु को फादर ऑफ जियोलॉजी कहते हैं। बताइए फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं, कमेंट में। फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, ये चीज़ें एक बार भी आपको पढ़ना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पार्शियल जब डिहाइड्रेशन उसका होता है, हीट किया जाता है तो जिप्सम सॉल्ट बनता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि कई सारी चीज़ें का फॉर्मूला याद रखना है। आप बताइए हमें बेकिंग सोडा इसका फॉर्मूला क्या होगा, कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे इन्वायरमेंट में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है दोस्तों? तो वो नाइट्रोजन है, सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा में पाया जाता है, CO2, ये हमें कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हाइट फॉस्फोरस इज ऑलवेज केप्ट अंडर, किस में रखा जाता है व्हाइट फॉस्फोरस को? तो व्हाइट फॉस्फोरस को हमेशा वाटर में रखा जाता है। और इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है, एक तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेड फॉस्फोरस के बारे में कि रेड फॉस्फोरस क्या और क्यों आपको ये जानना चाहिए। दोस्तों रेड फॉस्फोरस जो है आपका एलोट्रॉप होता है, किसका? फॉस्फोरस का, ठीक है। ओके, P4 आप कह सकते हैं। और दोस्तों ये ह्यूमन के लिए पॉइजनस नहीं होता है, मतलब ये जहरीला नहीं होता, जबकि व्हाइट फॉस्फोरस हम लोगों के लिए काफ़ी जहरीला है, इसका मतलब गहरा इफेक्ट हम लोगों पर पड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो है ये आपका जो रेड फॉस्फोरस था, ठीक है, ये डिस्कवर किया गया था मतलब कोई एक स्काउटर नाम के वैज्ञानिक थे, जब फॉस्फोरस को 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किए थे तो आपको रेड फॉस्फोरस मिला था। और रेड फॉस्फोरस दोस्तों माचिस के तिल्लियों में यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे हम बर्न करते हैं घर में। ओके, और इमरजेंसी सिग्नल्स जो होता है उसमें व्हाइट फॉस्फोरस का रेड फॉस्फोरस का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। दोस्तों जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है, ये दोस्तों आप जैसे मान लीजिए कांटेक्ट में कोई चीज़ आता है तो ये तुरंत मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बर्न करता है, जलने लगता है, ठीक है। इसमें इसके अलावा दोस्तों डाइजेशन में अगर गलती से इन्हेल हो गया, डाइजेशन में काफ़ी प्रॉब्लम देता है, इसे पॉइजनस है। तो पुराने टाइम में आर्मी वगैरह इसको यूज किया करते थे, ठीक है। याद रखिएगा व्हाइट फॉस्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, ये सब रीज़न है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, जलने लगता है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन की बात की जाती है, ठीक है, कि विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर एंड वाज फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन, ठीक है। मतलब कि कौन सा ऐसा मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है हमारा प्रकृति में, मतलब किसी के साथ रिएक्शन में फ्री होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैन के द्वारा पहला जो मेटल यूज किया गया था दोस्तों वो है कॉपर। और याद रखिएगा जो आर्यंस लोग थे उनका जो प्रीफेस एरा था उस समय वो आयरन से परिचित नहीं थे, ठीक है। ओके, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज टू मैक द कॉइल्स यूज फॉर वाटर हीटर्स, ठीक है। देखिए जो वाटर हीटर्स होते हैं, हीटर में नाइक्रोम का तार लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो चूल्हा होता है उसमें भी दोस्तों हम लोग नाइक्रोम ही लगाते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है ये जल्दी गलता नहीं है, ठीक है, इसलिए नाइक्रोम का वायर लगाया जाता है, ठीक है। दोस्तों मेजर कंपोनेंट इन द एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी में मेजर कंपोनेंट क्या होता है? तो वो दोस्तों ब्यूटेन होता है, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और दोस्तों जो है गोबर गैस का मेन कंपोनेंट कौन कौन है, आप क्या हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डैश इज यूज टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्टेन ऑन क्लॉथ, जैसे इंक लग गया क्लॉथ में, रस्ट स्टेन हो गया, तो वो दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड होता है। अब हमें बताइए सबसे अधिक मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, ठीक है। और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। क्या टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है? अगर यस तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों किस में कौन सा एसिड पाया जाता है एक बार इसे पढ़ भी लीजिएगा, काम आ सकता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। काफ़ी अपने आप में सुदृष्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बात किया जाता है आपसे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डैश इज यूज एज मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर में दोस्तों हम लोग मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का यूज करते हैं, ठीक है। और दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, आपको एक बात बता दूं, हर्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ठीक है।
क्योंकि इसका मेन बात है दोस्तों, क्या करता है, हीट प्रोड्यूस, बहुत सारा बात करता है इसमें, फ्यूजन होता है, सॉरी फिजन होता है, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और दोस्तों ग्रेफाइट को नहीं केवल पानी को भी यूज किया जाता है मॉडरेटर के रूप में, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जो एटॉमिक थ्योरी है, मतलब मैटर का, वो किसने दिया, तो डाल्टन, जॉन डाल्टन ने दिया एटॉमिक थ्योरी लेकर, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इस जिसे डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स, प्रोटॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, न्यूट्रॉन्स बट शोइंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, ठीक है। देखिए आइसोटॉप किसको कहते हैं, अगर एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग है तो उसको आइसोटॉप बोला जाता है। और आइसोबार किसको बोलते हैं, जब मान लीजिए एटॉमिक नंबर अलग है, मास नंबर सेम है, उसे बोला जाता है आइसोबार, ठीक है। इसको दो तरह से पूछा जा सकता है आइसोटॉप की, पहला कि एलिमेंट सेम होगा एटॉमिक नंबर में, या प्रोटॉन डिफरेंट मास नंबर होगा, या न्यूट्रॉन होगा सिमिलर में, ठीक है। तीन तरह से पूछा जा सकता है। चलिए 464 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो रेक्टिफायर होता है दोस्तों, ये सबको पता है, और हम लोगों के घर में डीसी का यूज़ नहीं किया जाता है, एसी का यूज किया जाता है, क्योंकि अगर अल्टरनेटिंग करंट रहता है तो बहुत सारा फायदा होता है, ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ सेफ्टी डिवाइस विच लिमिट द करंट, प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स, ठीक है। तो दोस्तों आपको भी पता है, हमको भी पता है कि एक सेफ्टी डिवाइस हम लोग लगाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हम लोग जो भी मान लीजिए आपके घर में भी कहता है ना फ्यूज लगा दो, अगर उड़ जाते हैं ना, फ्यूजन उड़ते हैं और कुछ नहीं, ऐसा बोला जाता है ना। तो दैट मीन्स अगर हम फ्यूज यूज करते हैं अपने घर में तो फ्यूज उड़ जाता है और बाकी चीज़ों को हम कन्वर्ट मतलब बचा सकते हैं। जैसे आप घर में ही देखिए, जैसे आप आपके घर में जो फ्यूजर होता है, ठीक है, वो उड़ जाता है और बाकी प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्यूज का यूज करते हैं हम डैमेजेस से बचाने के लिए, इलेक्ट्रिकल डैमेज से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज मेनली ड्यू टू विच फिनोमेना। देखिए दोस्तों, जो आसमान में तारा टिम 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 आते हैं, टिम टिम आते हैं, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो एटमॉस्फेयर में होता है उसकी वजह से टिम टिम आते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। कह रहा द रीजन फॉर स्विमिंग पूल टू अपियर लेस डीप देन एक्चुअल पाथ, इसको रिफ्रैक्शन के कारण कहते हैं, ठीक है। जो दोस्तों रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के वजह से होता है, रिफ्रैक्शन होता है तो आपको कोई चीज़ लगेगा कि मतलब मुड़ा हुआ है, ज़्यादा गहराई उसमें लगेगा, ठीक है। विच इज़ द मेटल हैज़ द मैक्सिमम थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दोस्तों जिसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है वो दोस्तों होता है सिल्वर, क्योंकि और बहुत सारे, लेकिन सिल्वर सबसे बेस्ट है, ठीक है। एक सस्ता है लेकिन सिल्वर का यूज़ लोग नहीं करते हैं, हम लोग कॉपर वायर एल्यूमिनियम यूज करते हैं जो उससे सस्ता है, ठीक है, लेकिन सिल्वर में सबसे अधिक होता है, ठीक है, मैक्सिमम थर्मल पावर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर, कितना भी बदलिए उससे कोई प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। ओके, ये आपका अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम्स स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम। बच्चा भी बताएगा। एक चीज़ तुम सोचो, ठीक है, स्टील क्या है, सॉलिड है, सॉलिड अगर मारो कहेगा टन टन, तो इसका मतलब टन टन का ही स्पीड सबसे ज़्यादा होगा स्टील। याद रखिएगा, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, वो 20 हर्ट्ज से लेकर दोस्तों 20,000 हर्ट्ज तक होता है। नॉर्मल इंसान इतना मतलब जो है वो सुन सकता है, एवरेज होता है उसका, ठीक है। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर आर्टिफिशियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन। दोस्तों ASC में जो होता है माइक्रोवेव का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बताइए गामा अल्फा वेव किस में यूज किया जाता है, ठीक है। आपको मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। ड्यूरिंग डैश मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम, ठीक है। दोस्तों यूनिफॉर्म जब मोशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, या हिग्रोमीटर भी बहुत लोग इसको बोलता है, वो डिवाइस होता है, वो किस चीज़ को मेजर करता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग हिग्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका PDF भी दोस्तों आपको दे दूंगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए। नेम द डिवाइस दैट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल। एक कोई गाड़ी जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको कौन सा डिवाइस मेजर करता है, ऑडोमीटर। तो अगर ऑडोमीटर ये मेजर करता है तो बताइए हमसे कि जो है आपका वोल्ट मीटर किस चीज़ को रीडिंग करता है, उसके बाद एमीटर किस चीज़ को रीडिंग करता है, बैरोमीटर किस चीज़ का रीडिंग करता है। दोस्तों वोल्ट मीटर जो होता है मैं ही बता देता हूँ, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है, और बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक लाइट ईयर सबसे अधिक इसे 52 पहले करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच यूजेस साउंड वेव टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियंस, ठीक है। साउंड वेव जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज करता है, ठीक है, वो कि ओशियन में कितनी गहराई है, वो सोनार होता है दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाइट ईयर मेजर किसका होता है, तो डिस्टेंस का, बहुत बड़ी दूरी को लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, डिस्टेंस याद रखिएगा सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है। व्हाट इज द ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसा यूनिट ओम होता है, ठीक है, ओके। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसका ऐसा यूनिट होता है आपका एम्पियर। हर्ट्ज इज ऐसा यूनिट है, हर्ट्ज किसका है, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ओके, फ्रीक्वेंसी यानी आवर्त का जो ऐसा यूनिट है वो आपका हर्ट्ज है, ठीक है। दोस्तों जो एक स्लोगन है गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग दी 5th 5 ईयर प्लान। दोस्तों कई सारे 5 ईयर प्लान हुए आए, ठीक है। उन 5 ईयर प्लान में दोस्तों आपका क्या हुआ, गरीबी हटाओ दोस्तों आपका 5वें 5 ईयर प्लान में नारा दिया गया, ठीक है। और गरीबी हटाओ, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा चेक, तो जो गरीबी हटाओ है ये आपका आया था दोस्तों कब, 5th 5 ईयर प्लान में। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये थी कि इस समय ये जो मॉडल दिया गया था, देखो कहीं ना कहीं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है ना मॉडल लेकर देते हैं। ये दोस्तों जो मॉडल बेस्ड था ये था डीपी धर मॉडल पे था, ये आपका 5th 5 ईयर प्लान, ठीक है। और दोस्तों ये लगभग हमें जहाँ तक याद है 1974 से 78 के बीच में था। और उसके बाद दोस्तों ये जो है इस प्लान को शायद रिजेक्ट भी किया गया था, जनता पार्टी ने जो है प्लान को रिजेक्ट किया था, ओके दोस्तों। तो हम इस चीज़ को आगे देखते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो अब देखिए अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। शायद इसके बाद मुझे जहाँ तक याद है दोस्तों, ठीक है, कि रोलिंग प्लान आया, शायद माफ़ कीजिएगा मैंने शायद गलत बोल दिया, ठीक है। रोलिंग प्लान जो आया था उसे जो है जनता पार्टी ने रिजेक्ट किया था, ठीक है। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा, थोड़ा आप भी इस चीज़ के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आपका जो सबसे कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि जो है दोस्तों देखिए जो आपका सबसे पहला 5 ईयर प्लान जो आया था वो दोस्तों प्राइमरी सेक्टर पे ध्यान दिया गया था उसमें। और ये हार्वर्ड डोमर मॉडल पे आधारित था, 1951 से 1956 तक इसका काम कार्यकाल रहा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो प्लान पीसी महलनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, और वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था दूसरा का वो था कि भाई हैवी इंडस्ट्री को ध्यान देना, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है उस पर ध्यान दिया गया था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री भी स्थापित किया गया था, जैसे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ठीक है। कई सारे जो है विदेशी कंपनियों ने इसे सपोर्ट किया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में सबसे ज़्यादा रखनी पड़ेंगे, ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए आगे बात हम करते हैं, माफ़ कीजिएगा बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी किस प्रकार की इकोनॉमी है, दोस्तों इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। इसमें सरकार भी अपना हक देती है, लोग भी अपना हक चलाते हैं, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। MTNL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड किसके अंदर आता है, तो वो नवरत्न के अंदर ही आता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो आपका बेसिक रेगुलेटरी आपका अथॉरिटी म्यूचुअल फंड्स के लिए, सिक्योरिटी फंड और स्टॉक मार्केट के लिए किसके पास होता है, तो ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास होता है इसकी अथॉरिटी, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट बिलोंग्स टू सेंट्रल टैक्स, ठीक है। देखिए ये सब तो अब बहुत सारे इसमें से खत्म हो गया, लेकिन एक्सरसाइज टैक्स ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स, इस सब को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको सेंट्रल टैक्स बोला जाता है। और दोस्तों आपका पता है कि मतलब जो है जो कंट्री के अंदर गुड प्रोवाइड मतलब बनता है उस पर जो टैक्स लगता है ये कह सकते हैं आप CVAT, एक्सरसाइज टैक्स, ये प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अब शायद जहाँ तक मुझे आइडिया इसे मर्ज कर दिया गया है किस में दोस्तों, GST में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में। कस्टम ड्यूटी क्या होता है दोस्तों, कस्टम ड्यूटी जो होता है गुड्स और सर्विस जो आउटसाइड से आता है उस पर जो लगता है उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। और इनकम टैक्स आप जानते ही हैं, ठीक है, ओके। अब दोस्तों कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के लिए सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। अच्छा कॉर्पोरेशन टैक्स होता क्या है, एक प्रकार की डायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों, क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। जो कॉर्पोरेट कोई भी कॉर्पोरेट होती है जो नेट इनकम बनाती है उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कई बार जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पे पूछा गया जो इसी से संबंधित है, ठीक है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बता दो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मतलब बहुत सारे बैंक को लोन देती है लेकर, जैसे SBI हो गया, PNB हो गया, ब्रांच BOB हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया, बहुत सारे बैंक को RBI, बहुत सारे ऐसे बैंक है जो जिसको RBI लोन देती है, ठीक है। अच्छा RBI जिस थी पे लोन देती है, ठीक है,
जिस पे लोन देती है उसको हम लोग कहते हैं, जिस रेट पे, उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। जिस रेट पे आरबीआई लोन देगी उसको रेपो रेट कहेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर रेपो रेट बढ़ेगा ना तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे। लोग से क्या संबंध है रेपो रेट का? देखिए, अगर रेपो रेट बढ़ा तो जो बैंक होगा उसको लोन थोड़ा महंगा मिलेगा। अगर बैंक को मान लीजिए 4% पे आरबीआई ने लोन दिया तो बैंक डेफिनेटली अपना प्रॉफिट करने के लिए लोगों को 6%, 7% पे, 5% पे देगी। इससे क्या होगा कि मार्केट में उथल पुथल होगा, लोग चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, बाय नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, पैसा पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कई बार क्या होता है कि मनी जब परेशान, मनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो जाता है, महंगाई बढ़ता है, तो आरबीआई क्या करती है, मतलब चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा तो लोग अननेसेसरी चीज़ खरीद लेंगे, जिसके वजह से क्या होगा दोस्तों, स्टेबिलिटी नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों है, ठीक है, दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ही है, ठीक है, 441 नंबर में, ठीक है। हु डिसाइड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है। दोस्तों ये आरबीआई डिसाइड करता है। अच्छा, रेपो रेट तो समझ दीजिए, जिस रेट पे बैंक आरबीआई लोन देता है छोटे बैंक को। रिवर्स रेपो रेट का माने हुआ कि जो क्या करता है कि आरबीआई जो है, मतलब छोटे बैंक क्या करता है, उसको रखने के लिए देता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। का आरबीआई कहता है आप कुछ समय के लिए इसे रखिए, उसे बोला था रिवर्स रेपो रेट। उसमें भी कुछ ना कुछ आरबीआई देता है, ठीक है। ये चीज़ें हम और डिटेलिंग में समझेंगे दोस्तों आगे जो वीडियो बनेगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन, स्टेगनेशन, इन्फ्लेशन, इस सिचुएशन कैसा होता है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट, अभी दोस्तों है बहुत सारा सिचुएशन विकट है, अभी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया है। जब इन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ने से स्टैगफ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। मतलब पैसा आता नहीं है तो इस वजह से आपका हो जाता है ये प्रॉब्लम, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो डिस्कस कर दिए। 440 नंबर है, हु हैज़ द सोल राइट टू इशूइंग करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट एंड नोट्स इन इंडिया। दोस्तों देखिए, 1 रुपीज़ नोट जो है, मतलब सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि वो आरबीआई नहीं मतलब इशू करता है, वो आपका कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री जो होता है आपका उसका, ठीक है, वो इशू करता है, आरबीआई इशू नहीं करता, ठीक है। आरबीआई दोस्तों केवल और केवल क्या इशू करता है, आरबीआई केवल केवल जो नोट्स आपके होते हैं, ठीक है, वो इशू करता है, 1 का नहीं करता, ठीक है। ओके, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसको सॉल राइट है, मतलब करेंसी को इशू करने के लिए 1 रुपीज़ करेंसी कॉइन्स को छोड़कर और नोट्स को छोड़कर, तो वो आपको आरबीआई को जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला है आरबीआई डज नॉट ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर का ये बिजनेस ट्रांजेक्ट नहीं करता है, ठीक है। ओके, अगला है द 14 मेजर बैंक इन इंडिया वेर नेशनलाइज इन द ईयर 1969 में दोस्तों 14 नेशनल मतलब जो है बैंक को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है, नेशनलाइज किया था, ठीक है। और ध्यान आप रखिएगा, ये बता सकते हैं किस प्लान में, 5 ईयर को कौन सा ऐसा प्लान था जिसमें ये किया गया था, क्या उसमें रोलिंग प्लान था या नॉर्मल प्लान चल रहा था, ठीक है। ये आपको कमेंट में हमें बताना है दोस्तों, ठीक है। और जहाँ दोस्तों आपको डाउट लगे आप कमेंट में बेफिक्र पूछिए, हमने जहाँ तक हद तक कोशिश किया है इसको एनालाइज करने का, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग अभी जो पीछे क्वेश्चन आपका जो बच रहा था उसको यहाँ पर हम डील कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है करेंसी नोट्स, कॉइन्स जो होते हैं 1 रुपये का, ठीक है, और लोअर डिनोमिनेशन में जो होता है वो किसके द्वारा इशू किया जाता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इशू वो ये किया जाता है। और दोस्तों करेंसी इशू करने का काम किसका है, आरबीआई को, केवल और केवल किसको छोड़कर, नोट्स को और कॉइन्स को छोड़कर, ठीक है, 1 रुपये का। ओके, पर्सनल डिस्पोजल इनकम इज क्या है, ये इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। अगर पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स को हटा दीजिएगा तो आपको पर्सनल डिस्पोजल इनकम निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये तो सबको मालूम है, हम लोग क्लास 5-6 में पढ़े थे, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर नेशनल इनकम को हम पॉपुलेशन से भाग दे देंगे तो पर कैपिटा इनकम हम लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। हु हैज एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट, ठीक है, वो दादा भाई नौरोजी ने इसको किया था कैलकुलेट, ठीक है। और एक ड्रेन ऑफ वेल्थ इनका काफ़ी पॉपुलर है, किताब भी इन्होंने लिखा है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने एस्टिमेट किया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक बार और ध्यान रखिएगा, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद ये जो है इंग्लिश पार्लियामेंट में 3 बार बने थे, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। और इसके बाद दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 433 नंबर, ठीक है, विच इज़ बेसिक करेक्टरिस्टिक ऑलिजियोपॉली या ओलिगियोपॉली, ठीक है। देखिए एक मार्केट ये सेलिंग का ये तरीका है, ठीक है, जिसमें दोस्तों कुछ सेलर होते हैं, फ्यू सेलर्स, ठीक है, और बहुत सारे बायर्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हम आपको तुरंत अभी इसका बता ही देंगे। चीज़ें देखिए, जितना चीज़ें आप कवर करेंगे ना उतना ही सही रहेगा आपके लिए, ठीक है, घबराइए नहीं, ठीक है, सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों,
तो अभी के जो वक्त में आपको क्या करना, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस पर विशेष आपको फोकस देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। अच्छा, आप मोनोपोली बता सकते हैं क्या होता है, रेलवे किस में आता है, रेलवे किस में आता है दोस्तों, अगर आप बता देंगे तो समझेंगे आप तैयारी बहुत बढ़िया से करते हैं दोस्तों। रेलवे किस में आता है दोस्तों, ये काम आपको करना है, ठीक है, ये बताना है आपको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। अगला है द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीज विद द डैश इन द कंज्यूमर्स इनकम, ठीक है दोस्तों। जैसे ही कोई कंज्यूमर होगा, उसका इनकम बढ़ेगा तो उसका गुड का डिमांड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग कम्स अंडर विच सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर दोस्तों, ये आता है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये चीज़ें मैं आपको पढ़ा दोस्तों। जो थोड़ा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, देखिए इकोनॉमी एक एक्टिविटी है, मैन और वुमेन जो करते हैं, कोई भी काम करते हैं, हम लोग भी एक प्रकार इकोनॉमिक एसेट ही हैं, ठीक है। हम लोग भी एक प्रकार रिसोर्स ही हैं, ठीक है। जब हम लोगों को शिक्षित कर दिया जाता है तो हम देश को कमा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो सेक्टर्स जो होते हैं इकोनॉमी में, वो कौन कौन से सेक्टर है। अगर आप नहीं पढ़े तो समझ जाइएगा एक बार में। देखिए सबसे पहला आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, उस जैसे खदान से हो गया, या दोस्तों बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, ठीक है। हम जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, इस सबको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपका किस में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर दोस्तों क्या होता है, अब जो यहाँ पर हमने उसको कुछ बनाया है, ठीक है, तो उसको हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, गुड्स प्रोडक्ट मतलब उसको बनाएंगे, ठीक है। तो वो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे मान लीजिए फ्लोर मिल की बात किया जाए, ठीक है, आटा का चक्की, या मान लीजिए बहुत सारा कोई भी फैक्ट्री, कार फैक्ट्री का मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। ये कार फैक्ट्री क्या करता है, पहले गुड्स और सर्विस बाहर से लाता है प्राइमरी सेक्टर से, उसको मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। और टर्सरी सेक्टर क्या होता है दोस्तों, जो हम लोगों का वैल्यूज़ को बढ़ाता है, ठीक है, नेशनल इनकम को सर्विस प्रोवाइड करता है, वो आता है दोस्तों टर्सरी सेक्टर में। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है, एक होटल है, ढाबा है, एडवर्टाइजिंग है, रेस्टोरेंट है, बैंकिंग सेक्टर है, ये सब क्या करता है, मतलब देश के इनकम में वैल्यूज़ को दर्ज करता है, ठीक है। ओके, इसके बाद दोस्तों या कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट है, ये किस में आएगा आपका, आएगा दोस्तों जो है तीसरे सेक्टर में, ठीक है, टर्सरी सेक्टर में। और एक होता है क्वेटनरी सेक्टर, ठीक है, जो आईसीटी सर्विस होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जो जेनेटिक रिसर्च सेंटर है, वो आ जाता है आपका क्वेटनरी सेक्टर में, ठीक है। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और छोटा जानकारी मैं आपको एक और दे देता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, किसको लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। जो दोस्तों देखिए अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगारी इकोनॉमी में दो तरह से एक्सप्लेन है एनसीईआरटी में। एक है सीजनल, ठीक है। सीजनल बेरोजगारी का मतलब क्या होगा कि मतलब जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि जैसे तारबूज बेचता है, तो गर्मी के मौसम में उसका तारबूज का चलेगा, ठीक है, लेकिन ठंडी के मौसम में लोग तारबूज नहीं खाएंगे, तो ये सीजनल बेरोजगारी हो गया, ठीक है। ओके, कुछ महीना में उनको जॉब मिलता है और उसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और एक होता है डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का माने क्या हुआ, ठीक है, ये भी समझा देता हूँ, ठीक है। देखो अब मान लीजिए आपके घर में ना आपको एक खेत है, ठीक है। अब इस खेत में, ठीक है, आप क्या करते हैं, मजदूर तीन ही जरूरी है, ठीक है। कितने मजदूर जरूरी है, तीन ही। लेकिन आपके जो है घर में बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो अगर घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, ठीक है, तो आप उनको भी कहते हैं चलो खेत पर कुछ नहीं करोगे तो काम करोगे, ठीक है। तो एक प्रकार की बेरोजगारी व्यक्ति थे ना, जब अननेसेसरी आदमी को काम में जितना आदमी जरूरी है उससे ज़्यादा आदमी को आप रख लेते हैं, उसको बोला जाता है डिस्गाइज्ड मतलब अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात हम करते हैं। अगला है दोस्तों एक मिनट दोस्तों, फादर ऑफ फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। ओके, इमरजेंसी कितने प्रकार के हमारे संविधान में, 352, 356, 360, तीन प्रकार के, कितने हैं, तीन प्रकार के, ठीक है। और इमरजेंसी प्रोविजन ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आप हमें कमेंट बताइए कौन से आर्टिकल इमरजेंसी के द्वारा सस्पेंड रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आज के लिए करते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी आपको दे ही देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं यहाँ इतना यही क्वेश्चन नहीं हुआ, लगभग 100 200 प्लस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।